हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूं और ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था 8 लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेशन 3 लेक्चर्स में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको हर जगह काम देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप हर्ट के बारे में पढ़ोगे। हर्ट एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में नहीं आता रहता है बच्चा सबको। आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में, पूरा हर्ट समझ में आ जाएगा। हर्ट का डायग्राम ड्रॉ करने में बच्चा सबका होश बिगड़ जाता है। अगर आप अगले लेक्चर को देख लेंगे तो आप हर्ट का डायग्राम चुटकियों में बना देंगे, जैसा कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनाते आए होइएगा। ठीक है, आज हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको इस टॉपिक में मजा आ जाएगा। हर्ट में रियली बता रहा हूँ, सही में। ठीक है, आज हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। कल पढ़ेंगे हर्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल था, खाना लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब था उस खाना को तोड़कर उससे एनर्जी निकालना। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है पता है, कोई भी चीज को कैरी करना। जैसे क्या है, गाड़ी, रोड पर जो गाड़ी सब चल रहा है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। कोई गाड़ी पैसेंजर कैरी कर रहा है तो कोई गाड़ी गुड्स कैरी कर रहा है, डेट मीन्स सामान कैरी कर रहा है। वैसे ही ये जो आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है मेनली दो चीज का। सबसे पहला है आपका CO2 और ऑक्सीजन, और दूसरा है आपका फूड। क्या चीज करता है, पहले गैस का, गैस में मेनली CO2 और O2 करेगा, उसके बाद आपका करेगा फूड का। थोड़ा समझिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, इसको रब करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक का सबसे पहले मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहले यही हम लोग समझेंगे कि ये चैप्टर कह क्या रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जोड़ जाड़ के अभी हम पढ़ेंगे, एकदम गंदा करके पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, थोड़ा जोड़ जाड़ के समझते हैं। डायग्राम को आप मेरे साथ साथ अभी बनाते चलिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको बनाने में। एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, बीच में ही बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक तो अभी तक आप बनाते आए हैं। उसके बाद क्या हो रहा था बताइए आपका, थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीज फिट करने वाले हैं। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बीच में क्या है, आपका हार्ट है, सुंदर सा हार्ट है। इसके नीचे क्या है बताइए, डायाफ्राम है। ठीक है, डायाफ्राम है। क्लियर है, इतना में किसी को कोई डाउट, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ओइसोफेगस वाला पाइप है, ये क्या हुआ, डायफ्राम के थ्रू छेदते हुए आएगा। ठीक है, और ये आगे जाकर क्या बना देगा, स्टमक बना देगा। क्या बनाएगा, स्टमक। स्टमक के बाद क्या होता है, सबको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पता है कि नहीं, चलिए, ये हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों साथ में। यहीं से आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
शुरू करें। सबसे पहले आप रोटी खाए, क्या खाए, मान लिया आप रोटी खाए, रोटी ऐसे जाएगा ओइसोफेगस पाइप के थ्रू, ऐसे 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 स्टमक में गया, ये ऐसे आएगा, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा वेस्ट बन के, ठीक है, वेस्ट बन के निकल जाएगा। यही प्रोसेस क्या है आपका रोटी का है, रोटी आप खाए तो ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ये क्या हुआ बाहर निकला। बाहर निकलने से पहले क्या होता है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, रोटी के अंदर जो भी एनर्जी वाला चीज प्रेजेंट रहेगा, रोटी के अंदर जो भी एनर्जी वाला प्रेजेंट चीज, जो भी एनर्जी प्रेजेंट वाला चीज रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहेगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो मान लिए ग्रीन कलर वाला रोटी है वो क्या हुआ, रोटी चला गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ब्लड वेसल है उसमें क्या चला गया, रोटी के अंदर जो भी एनर्जी है क्या हुआ बताइए, लिख देते हैं, रोटी के अंदर, इसको समझिए पहले, जो भी एनर्जी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल होता है। मतलब आपको समझ में आया, जो भी आप रोटी खाए, सब्जी खाए, जो मन हुआ सब खा लिए, सबका जो एनर्जी वाला चीज था वो एनर्जी वाला चीज कहाँ पहुंच चुका है बताइए, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में, ठीक है, कहाँ चला गया, ब्लड में। रोटी क्या हुआ आपके ब्लड में चला गया, रोटी के अंदर जो भी एनर्जी वाला चीज था, और रोटी का जो अनडाइजेस्टेड चीज था वो एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, वो क्या हुआ एनस के थ्रू बाहर आएगा, रोटी के अंदर जो भी बिना काम का चीज था सब एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आता है, ये समझ में आ गया। मतलब ब्लड के अंदर सबसे पहले क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड का, ठीक है। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ह्यूमन बीइंग में वो करेगा आपका ब्लड कराएगा, और ब्लड के अंदर सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होगा फूड का होगा, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या चला गया आपका, फूड चला गया, ठीक है। अब समझिए एक चीज, अब आप किस कलर से बनाएं, इसी कलर से बनाते हैं। ये हवा सांस लिए, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते, ये सब मान लिए हवा है, ये सब अंदर गया हवा, ये क्या हुआ अंदर गया, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये आगे की तरफ टूटा हुआ होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पर क्या होता है बताइए, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई होता है, एल्वियोली। एल्वियोली के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड का कैपिलरी होता है, मतलब ब्लड का बर्तन होता है, क्या होता है, एल्वियोली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोली आपका सराउंडेड होता है, एकदम घिरा होता है अच्छे से। अब क्या हुआ समझिए, आप जो सांस लिए उसमें जो ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड कैपिलरी में, वो कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, ये आपके कैपिलरी में चला जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, O2 इन द कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरीज में क्या हुआ, O2 चला गया, ठीक है। और ये जो कैपिलरी रहेगा ना, इस कैपिलरी में CO2 कहीं से कैरी करके लाएगा, उस CO2 को निकाल भी देगा, एंड टेक्स CO2 फ्रॉम कैपिलरी, कैपिलरीज से क्या करेगा, CO2 को ये ले लेगा एल्वियोली आपका, ठीक है। ये एल्वियोली का दोनों काम है, समझ आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट। मतलब आप समझ गए कि ब्लड के अंदर खाना चला गया और ऑक्सीजन चला गया, खाना चला गया और ऑक्सीजन चला गया। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है बताइए, फूड का और ऑक्सीजन का। फूड ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला गया। अब ये जो फूड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या हुआ ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड हर जगह फैला रहेगा ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड है ना, ये वाला जो ब्लड सब है,
ये ब्लड आपके इसमें आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। कहाँ आएगा बताइए? हार्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? हार्ट में आ गया। हार्ट क्या करेगा? इस ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेज देगा, ऑल बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। जितना भी बॉडी का पार्ट है ना, सब में भेज देगा। हार्ट क्या करेगा? ब्लड को एक एक बॉडी पार्ट में भेज देगा हार्ट। ठीक है, एक एक जगह पे हार्ट पहुंचवा देगा खून को। खून क्या हुआ? अब आपके पूरे बॉडी में फैल चुका है। ठीक है, पूरे बॉडी में जितना भी सेल्स है, ठीक है, कहां तक? जितना भी सेल्स है हर जगह पहुंचवा देगा। और सेल्स के ही तो अंदर रेस्पिरेशन होता है। सेल्स के अंदर ब्लड आपका पहुंच चुका है। ठीक है, और ब्लड में क्या है? फूड है और ऑक्सीजन है, तब तो इजीली रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या होगा? रेस्पिरेशन। ठीक है, आपका जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ये क्या चीज में? CO2 H2O प्लस 38 ATP एनर्जी को रिलीज करवा देगा। अब आपको एनर्जी मिल गया। बस यही ब्लड का काम है। ब्लड का काम क्या है? फूड और ऑक्सीजन को कैरी करना। कैसे फूड ले जाएगा, कैसे ऑक्सीजन ले जाएगा, ये आपके खोपड़िया में घुसा के नहीं, पहले ही बताइए। तो ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन अगर करना होगा तो बस कह दीजिएगा, जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, इसका और भी डेफिनेशन कर सकता है। इट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच सबस्टेंस एब्जॉर्ब या मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन आपको बुक में लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करो। कैसे कीजिएगा? इट इज ए लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है। इट इज ए लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस है। अरे भाई, जीवन का ही प्रोसेस है। इन विच अ सबस्टेंस एब्जॉर्ब, इन विच ए सबस्टेंस एब्जॉर्ब या मेड इन वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का किसी एक पार्ट में बनेगा। और भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। इट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच सबस्टेंस एब्जॉर्ब या मेड इन वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के एक पार्ट में बनेगा और वो दूसरे जगह कैरी होके चला जाएगा। इट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तरीका कुछ भी हो सकता है। थ्रू वेरियस मीन्स बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा। थ्रू वेरियस मीन्स, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाए, वो लिख दीजिएगा। एकदम गंदा हो चुका है बोर्ड, फिर भी आपको छापना पड़ेगा वही गंदा वाला। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, बढ़िया है। सब बढ़िया है। चलिए आगे बढ़े। आ गया समझ में? समझ में आ गया? छाप चुके हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से कोई फायदा नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद। ऐसा ही होता है सबके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए अब आता है ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता तो दिख गया होगा। न्यूट्रिएंट दैट मीन्स फूड को ट्रांसपोर्ट किया।
न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट किया। सॉल्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। कैसे होगा पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर नहीं अगले पार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपको अभी समझ में आया होगा। ऑक्सीजन कैसे एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी में जा रहा था। हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसका होगा? हार्मोन्स का। हार्मोन्स के बारे में आप पढ़िएगा चैप्टर 2 में, ठीक है। अगला जो चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। एनसीईआरटी सीक्वेंस में कुछ और भी हो सकता है इसलिए रब कर दिया, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद वेस्ट के बारे में पढ़िएगा। वेस्ट के बारे में कहाँ पढ़िएगा? किडनी वाले चैप्टर में, ठीक है। ये हार्मोन के बारे में कहाँ पढ़िएगा? केमिकल कंट्रोल जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़िएगा, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए, अब ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ब्लड होगा। ट्रांसपोर्ट क्या होगा बताइए? ब्लड होगा। और ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा। आपसे कोई पूछेगा कि हार्ट क्या है तो कह दीजिएगा हार्ट बस एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे गांव में पंपिंग सेट होता है ना, जिससे पानी जमीन से निकाला जाता है, वैसे ही हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट कैसा ऑर्गन है बताइए? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। समझ में आता है सभी लोगों को? हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। ब्लड क्या है? जो सर्कुलेट होगा फ्लूइड, उसी को ब्लड बोलते हैं हम लोग। कहां पर ये सर्कुलेट होगा ब्लड? ये सर्कुलेट होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। कहां सर्कुलेट होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। समझ आ गया? चलिए, अब हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हो सकता है तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, सबके बारे में। क्लियर है? चलिए, ब्लड कितना होता है नॉर्मल एडल्ट में? एडल्ट में होता है 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। जैसे मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर, ठीक है। फीमेल में थोड़ा ब्लड कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड कुछ लॉस हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है हर मंथ, ठीक है। ब्लड लॉस एवरी मंथ, हर महीना क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड कुछ लॉस होगा। क्लियर है? ये तो सबको समझ आता होगा। चलिए, ब्लड एडल्ट में कितना है? 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। 5 से 5.5 लीटर। हमारा जो ब्लड है ना वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? लाल कलर का। कभी हाथ कट जाता है तो लाल कलर का निकलता है खून। क्यों निकलता है? क्योंकि इसके अंदर में पाया जाता है एक पिगमेंट, ठीक है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सेल पाया जाता है जिसको हम आरबीसी बोल देते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर में अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ब्लड का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे आरबीसी के बारे में। उसमें एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रेड कलर का ब्लड क्यों है? क्योंकि उसमें आरबीसीएस है। और आरबीसीएस में ना एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट क्या होता है? कलर चीज, मतलब जो कलरफुल चीज होता है उसी को हम पिगमेंट बोलते हैं। तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। रेड कलर का खून क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट किस कलर का होता है? रेड कलर का, रेड पिगमेंट। जिस पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है नाम? हेमोग्लोबिन। इसी की वजह से आपका ब्लड रेड दिखता है। खून लाल क्यों दिखता है? खून के अंदर में एक सेल पाया जाता है, उस सेल का नाम है आरबीसीएस। उसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और वो जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उसके अंदर में एक पिगमेंट पाया जाता है, मतलब कलरफुल चीज पाया जाता है, जिस कलरफुल चीज का नाम है हेमोग्लोबिन। समझ आ गया या नहीं आया? चलिए, अब जो आपका ब्लड है ना ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एगो खून इधर तो एगो उधर, ऐसा नहीं है। सब आपस में जुड़ा रहता है। सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। समझ आ गया?
अगर किसी को हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, ठीक है, आरबीसीएस का कमी होगा, तो उसको जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम बोलते हैं अनेमिया। क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन है, या कह दीजिए आपका आरबीसीएस का डेफिशिएंसी हो गया, डेफिशिएंसी। तो उसको एक बीमारी होगा, बीमारी का नाम क्या है? अनेमिया। ठीक है, अनेमिया। अनेमिया क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीएस इन ब्लड। और उस आदमी का खून थोड़ा पानी टाइप का नजर आएगा, ठीक है, आरबीसीएस का अमाउंट कम जाता है तब। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या है? यही ब्लड है जो कि क्या होगा? सर्क्यूलेट होगा हमारे पूरे बॉडी में, सर्क्यूलेट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या होगा? यही वो खून है जो कि पूरे बॉडी में क्या होगा? सर्क्यूलेट होगा। और यही सप्लाई क्या करेगा? न्यूट्रिएंट एंड O2 टू द सेल। ये क्या करता है? ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड O2 टू द सेल, O2 टू द सेल। ये खाना और ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा? सेल्स तक जाकर पहुंचाएगा। अभी हम समझे थे थोड़ी देर पहले, समझ आ गया। एंड टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और टेक्स अवे क्या करेगा? एंड और भी चीज, और क्या करता है? एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको बॉडी से रिमूव कराता है, बॉडी से रिमूव कराता है। इसको छापिए फटाक से। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। समझ आ गया इतना? मार्कर को भी मैं इंक पिला दिया, खुद भी पानी पी लिया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोर्ड बहुत अच्छे से साफ हो गया आज। चलिए आगे बढ़े। अब आपका जो ब्लड होता है ना, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। वो जो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन था ना, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन, मान लिए ये क्या है? हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर में पाया जाता है। ये जो हेमोग्लोबिन है ना, ये अपने अंदर में ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? ऑक्सीजन को। हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन क्या करेगा? एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बा, ये डब्बा हेमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और सेल तक जाके पहुंचा के छोड़ देगा। ठीक है, सेल तक जाके छोड़ देगा। ये क्या है? हेमोग्लोबिन कुछ नहीं, एक डब्बा है जो कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचवाएगा। ऑक्सीजन इज अटैच टू द हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन इज अटैच टू द हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन रहेगा उसमें जब ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, वैसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन वाला जो हेमोग्लोबिन का बैग रहेगा ना, वो ऑक्सीजन दे देगा किसको? सेल को। और सेल से क्या करेगा? CO2 ले लेगा। सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलेगा, CO2 निकलेगा, उसको पकड़ के फिर ये एल्वियोली से दे देगा बाहर। ठीक है, CO2 and little oxygen is attached to the hemoglobin
of the blood. CO2 and little oxygen, छोटा मोटा अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, ऐसा नहीं है नहीं ही होता है. CO2 and little amount of oxygen is attached to the hemoglobin of blood. हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन रहेगा उसमें CO2 और छोटे मोटे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा. समझ आ गया. अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है. ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है. तो ब्लड के अंदर सबसे पहले होता है प्लाज्मा और कुछ होता है सेल्स. प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसल्स होता है. कॉर्पसल्स का मतलब सेल्स. क्या होता है? ब्लड सेल्स या कह दीजिए ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा रहेगा. जैसे मान लीजिए खून जो हाथ कट गया बह रहा है, तो बह रहा है उसमें क्या होगा? प्लाज्मा होगा और ब्लड कॉर्पसल्स होगा. प्लाज्मा कैसा होता है? ये पानी जैसा होता है, वाटरी होता है. ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में वाटर 98% के करीब होता है, 98% के करीब. और इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ रहता है. ठीक है, जिसको आप क्या बोल दीजिए? सॉल्यूट बोल दीजिए. सॉल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट में हो. जैसे चीनी पानी में क्या है? चीनी क्या है? सॉल्यूट है. और पानी क्या है? सॉल्वेंट. वैसे ही पानी क्या है? 98% सॉल्वेंट. और सॉल्यूट क्या? कुछ चीनी वगैरह उस टाइप का चीज है. जो सॉल्यूट होगा वो होगा अप्रोक्स, गड़बड़ हो गया, रुक जाइए. ये होगा आपका 92% के करीब और ये होगा 8% के करीब. सही है अब. ठीक है, ये 92% और ये 8% के करीब होगा. 92 और 8% के करीब होगा. और ये ब्लड का 55% हिस्सा ऑक्युपाई करता है एंड कॉन्स्टिट्यूट 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ब्लड का ये 55% हिस्सा कवर करता है आपका प्लाज्मा. बस 45% ब्लड सेल्स होता है. 45-45% ब्लड वॉल्यूम का क्या होता है? आपका ब्लड कॉर्पसल्स होता है. 45% 45% ब्लड सेल्स होगा और 55% क्या होगा? 55% आपका प्लाज्मा होगा. समझ आया? ये जो आपका प्लाज्मा होता है ना, ये पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला. पेल मतलब हल्का. ठीक है, कैसा होगा? पेल येलो कलर का होगा. ठीक है, किस कलर का होगा प्लाज्मा आपका? पेल येलो कलर का. ये ना आपका अल्कलाइन होता है. कैसा होता है? अल्कलाइन. इसका पीएच होता है 7.4 के अप्रोक्स. ठीक है, ये जो है ना प्लाज्मा, इसके अंदर ना एक केमिकल पाया जाता है. उस केमिकल का नाम होता है हेपेरिन. ठीक है, कंटेन्स हेपेरिन. ये जो हेपेरिन ऐसा केमिकल है ना जो कि खून को ना जमने से बचाता है. आपका जो ब्लड वेसल उसमें जो खून चल रहा है ना, जम ना जाए. उस जमने से क्या बचाएगा? हेपेरिन बचाएगा. हेपेरिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट है. क्या है बताइए? एंटी कोआगुलेंट. कोआगुलेंट का मतलब होता है खून जम जाना. तो जमने से बचाएगा, मतलब उसका एंटी है, मतलब जमने नहीं देगा. हिंदी में लिख लीजिए, कोआगुलेट मतलब जमना, एंटी मतलब जो जमने नहीं देगा. एंटी है, उसको जमने देगा ही नहीं. डजंट अलाउ ब्लड टू कोआगुलेट इनसाइड ब्लड वेसल. ये क्या करेगा? डजंट अलाउज ब्लड टू कोआगुलेट इनसाइड ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड को जमने नहीं देगा. हेपेरिन. हेपेरिन क्या करेगा? ब्लड को जमने नहीं देगा. समझ में आ गया? और क्या होगा? ब्लड कॉर्पसल्स होगा. और क्या होगा? ब्लड सेल्स होगा, जो कि कितना होगा? 45%. ठीक है, और ये सिंथेसिस होता है हमारे बोन मैरो में. ठीक है, और ये कहाँ पर सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस इनसाइड आवर बोन मैरो. ठीक है, बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है? सबको पता है. ये जैसे मान लेते हैं आपका क्या है? हड्डी है. ठीक है, हड्डी है
और हड्डी के बीच में कुछ खाली जगह होता है, हड्डी के बीच में खोखला जगह होता है, ये सब खाली जगह है। ये जो जगह है इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। इसी बोन मैरो में आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैविटी है ना बोन मैरो, इसी में क्या होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, आपका बोन मैरो है। रेड वाला क्या है, बोन मैरो, इसी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया। दो टाइप का बोन मैरो होता है, रेड और एक येलो होता है। रेड में आपका आरबीसी बनता है, येलो में डब्ल्यूबीसी बनता है। सब फालतू है, ज्यादा उतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसस जो है 45% ब्लड वॉल्यूम का रखता है। और ये सिंथेसिस कहाँ होता है ब्लड सेल, हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है, जो भी आपका हड्डी या हड्डी के अंदर खाली स्पेस होता है वहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब जो आपका ब्लड है इसमें 3 चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है ब्लड में, 3 चीज पाया जाता है ब्लड में, 3 चीज। अब ब्लड के बारे में ही मेनली हम लोग बातें करते हैं। ब्लड में सबसे पहले होगा आपका आरबीसीएस। क्या होगा, आरबीसीएस। दूसरा होगा डब्ल्यूबीसीएस और तीसरा होगा आपका ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोल दीजिए। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दीजिए। और प्लेटलेट्स ही है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एक तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए जल्दी से। हो गया, आई होप छाप लिए होइएगा। हो गया, हो गया। अब हम तीनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कितने टाइप का ब्लड कॉर्पसल्स है, 3 टाइप्स का। कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का। देखिए बस सुख जल्दी। चलिए देख लेते हैं हम कुछ फीचर्स। पहले आरबीसीएस का, डब्ल्यूबीसीएस का और प्लेटलेट का। ठीक है, आरबीसीएस का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट तो प्लेटलेट ही है। इसका सबसे पहले हम शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आरबीसी का शेप होता है ना, बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव कैसा होता है, बाइकॉनकेव। इसको लर्न कर लीजिएगा, इस टाइप का होगा, ऐसा बाइकॉनकेव होता है ना। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पढ़े होइएगा, कॉनकेव लेंस ऐसे वाला। ठीक है, जो बाहर साइड होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, जैसे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव इसी टाइप का है। ठीक है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो बाइकॉनकेव है, दोनों तरफ कॉनकेव है। समझ आ गया। अरे कॉनकेव नहीं दिख रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव समझ आ गया। ये कैसा है, बाइकॉनकेव है। ये जो होता है ये होता है राउंडेड। कैसा होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड होता है। और कोई कोई इरेगुलर भी होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता बहुत सारा का। और जो प्लेटलेट है ये ना अलग अलग शेप का पाया जाता है, वेरियस शेप का। चलिए क्या होगा, ये अलग अलग शेप का पाया जाएगा। इसका साइज अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना, 7 माइक्रोमीटर इसका अप्रॉक्स डायमीटर होता है। कितना, 7 माइक्रोमीटर के करीब। ठीक है, और 2 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है। 2 माइक्रोमीटर ये इसका थिकनेस होता है। किसका, आपके आरबीसीएस का। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपका 8 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। कितना, 8 से 15 माइक्रोमीटर तक का। और प्लेटलेट जो है
सबसे छोटा होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर तक का होता है। कितना? 2 से 3 माइक्रोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नंबर कितना होता है। तो 4.5 से 5 मिलियन होगा पर ml में, 4.5 से 5 मिलियन होगा पर ml में। आपका खून ml में निकाल के ले जाता है वो ब्लड टेस्ट करने वाला और चेक करता है कि कितना नंबर है। अगर इस नंबर से ज़्यादा है मतलब आरबीसी बढ़ गया है, अगर कम है तो अनेमिया होने का खतरा है। ठीक है, और वो होगा WBC है आपका, ये होता है अप्रोक्स 5000 से 8000। ठीक है, पर ml। 1 ml खून में 5000 से लेकर 8000 तक क्या होगा आपका WBC होगा, और वो होगा 0.15 से कितना 0.54 ml मिलियन पर ml। ठीक है, मिलियन पर ml। ठीक है, मिलियन पर ml हो गया। चलिए अब और भी कुछ फीचर हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आरबीसीएस में न्यूक्लियस होता है, तो इसका आंसर है नो, नहीं होता है। WBCS में होता है और इसमें नहीं होता है। किसमें? प्लेटलेट में नहीं होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन क्या आरबीसीएस में होता है? होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन होगा, इसमें क्या होगा? नहीं होगा। इसमें होगा? नहीं होगा। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, चल इसको छापिए। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस रहता है, जैसे लाइफ स्पैन से रिलेटेड, कौन कितना दिन सरवाइव करेगा? तो आरबीसी करता है आपका 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। और ये जो है आपका 12 घंटा से लेकर कुछ दिन तक WBC सरवाइव करता है। कितना देर? 12 घंटा टू 12 घंटा से लेकर सेवरल डेज तक, कुछ दिन तक। कोई 12 घंटा रहेगा, कुछ कुछ दिन में मर जाएगा। और वो जो है आपका प्लेटलेट, ये 7 से 10 दिन तक सरवाइव करता है। उसके बाद सब नया नया लगातार ये बनते रहता है। ठीक है, और फंक्शन क्या है सबका? सबको पता है फंक्शंस। ये क्या करेगा बताइए? आपका आरबीसी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? बोल। O2, CO2 एंड फूड, और भी बहुत चीज का करता है। ठीक है, फूड का मेनली नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बस ऑक्सीजन और CO2 का। चलिए अब आता है WBC। तो ये क्या करेगा बताइए? फाइट फ्रॉम डिजीज, डिजीज से फाइट करके जीतेगा। ठीक है, और आपका जो ब्लड प्लेटलेट है, ब्लड प्लेटलेट अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो खून को जमाने में जो मदद करता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट। तो ब्लड प्लेटलेट क्या करेगा? ब्लड को कोगुलेट कर देगा, खून को जमा देगा, ब्लड को कोगुलेट कर देगा। इसको आप जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में वो मदद करता है। ठीक है, इसको छापिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ब्लड प्लेटलेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्लेटलेट का फंक्शन सबको पता लग गया, क्या काम है प्लेटलेट का? वो आपको क्या चीज से बचाएगा बताइए? प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग से, खून को जमा देगा, जहां पर रप्चर हो जाएगा या फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा वहां पर। ठीक है, टूट फूट में खून को जमा देगा ताकि बहुत ज्यादा ब्लड ना निकले। प्लेटलेट मदद करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्लेटलेट क्या करता है बताइए? प्लेटलेट्स के बारे में आपके बुक में अलग से दे रखा है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। जब इंजरी हो जाएगा और आपका ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा होता है, उसी समय प्लेटलेट जाके उसको क्या करेगा? लॉस ऑफ ब्लड को मिनिमम कर देगा। क्या करेगा? लॉस ऑफ ब्लड को ये कम करेगा, जितना कम से कम खून निकल सके वो इसको मैनेज करेगा। ये अपने हिसाब से पूरा कोशिश करता है। प्लेटलेट क्या चीज में मदद करता है बताइए फिर से? प्लेटलेट्स मदद करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, खून को जमाने में मदद करता है, खून को क्लॉट कराने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है? प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजरी। ठीक है, प्लेटलेट क्या करता है बताइए? ब्लड क्लॉटिंग
कोई आपसे पूछ देगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है बताइए, प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग होकर के क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, जब इंजरी होगा उस समय ब्लड क्लॉटिंग होकर के उसको बचा लेगा। ठीक है, ये सब फालतू बातें, वही बात को 3 तरह से लिख दिया, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। आपको एक चीज मैं क्या बताया, ब्लड में क्या पाया जा रहा था, एंटी कोआगुलेंट, जो कि खून को जमने से बचाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब आपका जो ब्लड टेस्ट होने जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होने, जो ब्लड आप देते हैं ना टेस्ट करवाने के लिए, तो जो डब्बा लेकर आता है ना, वो वाइल लेकर, तो उस वाइल में ऑलरेडी एक फ्लूइड होता है जो कि खून को जमने से बचाएगा। उस चीज का नाम है EDTA। क्या नाम होता है, इसको याद रखिएगा। जो आपका ब्लड बैंक वाला आता है, ठीक है, ब्लड बैंक है या कहीं पर भी है, उसमें EDTA यूज होता है। क्या चीज यूज होता है, EDTA, इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म, इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या यूज होता है बताइए, इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, और एक और चीज यूज होता है ब्लड बैंक वाला, एक और चीज का यूज करता है, वो है आपका चिच्छी। सबसे पहले क्या है, CPD, CPD, हाँ, पहले EDTA है, तब है आपका CPD। ठीक है, CPD का फुल फॉर्म होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। क्या होता है, साइट्रेट फॉस्फेट, क्या होगा, डेक्सट्रोज। आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड बैंक वाला क्या चीज का यूज करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट कराने के लिए, ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए क्या चीज का यूज करता है, EDTA, जिसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसका है CPD का साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, ये 2 केमिकल है जिसका यूज होता है खून को क्लॉट होने से बचाने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का काम क्या क्या है। ठीक है, चलिए लिख लिए होइएगा, आई होप। स्क्रीनशॉट तो ले पाते हैं ना, हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि बोर्ड से हट कर लिखूं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब मैं साइड होऊंगा तब। साइड तो मैं हमेशा होने का कोशिश करता हूं, कभी कभी लिखते समय आ जाता हूं, नहीं तो कोशिश करता हूं हट जाओ, ताकि आप देखिए कि मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, ताकि आप भी नोट कर पाए। चलिए अब आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। कई लोग, मैं यू लिखता हूं उसको भी समझ लेते हैं, वो भी नहीं है, यू है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड, देखते हैं हम लोग ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये तो सबको पता है, कितना सरा हुआ फंक्शन लिख रहा है, ये तो सबको पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। और क्या करेगा, दूसरा फंक्शन लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो आपको नहीं पता है। ये ना आपका ब्लड है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो आपका फूड है ना, सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो CO2 एनर्जी सब निकल गया, ऐसा नहीं है, बहुत सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है सेल के अंदर, बहुत बड़ा चीज चल रहा होता है। उसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर दे रखा है क्लास 11th में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है पता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट, जिसके बारे में आप एक्सक्रीशन में पढ़िएगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है ना, उसको भी कैरी क्या करता है, ब्लड ही करता है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्या क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, जैसे हम लोग यूरिया निकालते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे बाद में। ये सब ब्लड का कॉमन फंक्शन है। आर कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये सब कहां से कलेक्टेड होता है, आर
कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, टिश्यू के अंदर से लेगा और ये ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंचेगा? किडनी तक। ट्रांसपोर्टेड, बारिश होने वाला है क्या? ट्रांसपोर्टेड टू द, एक मिनट रुक जाइए, कंडीशन देख लूं बाहर का। अच्छा, बारिश चल रहा है, चल रहा है बारिश। ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए और मुझे गर्मी में ही वीडियो बनाना पड़े बिना लाइट में। चलिए, ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी बाय द ब्लड। ठीक है, बाय द ब्लड। क्यों? फॉर रिमूवल। लाइट चले जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बिना लाइट का वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है उसमें, किसी तरीके से फ्लैश उलस से मैनेज करना पड़ता है। और एक सड़ा हुआ फंक्शन फिर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये फिर से लिखवाना पड़ेगा क्या? ये तो सबको पता होगा यार, पता है कि नहीं? ये जो आपका हेमोग्लोबिन है कहाँ प्रेजेंट है? RBCS में। हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखते हैं, ज़्यादा कौन लिखने जाए। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा था? क्या बना देगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। याद रखिएगा, ये भी नया चीज बता दिया। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होगा? ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। क्यों? फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 बज चुका है दिन का। चलिए इसको छाप लीजिए। हो गया, 3 फंक्शन हो गया। चलिए चौथा फंक्शन है चलिए चौथा फंक्शन क्या है आपका? ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा प्लेटलेट। ये फालतू फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट क्या करता है बताइए? प्लेटलेट करता है। फालतू फंक्शन, किसी काम का नहीं है। ठीक है, बुक में दे देता है इसलिए मैं आपको बता दिया। जब भी इंजरी वगैरह हो जाता है तब, ठीक है, इंजरी होगा तब प्लेटलेट काम करेगा। इंजरी के समय प्लेटलेट आपका काम करेगा। बहुत तेज वर्षा हो रहा है बाहर। ठीक है, ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो। क्यों? ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, समझ आ गया। और भी काम करेगा ये, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, बीमारी से भी बचाता है आपका ब्लड। ब्लड में कौन सा चीज होता है जो बीमारी से बचाता है बताइए? WBCS, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें 3 चीज मेनली पाया जाता है, पता है सबको? थोड़ा सा बता देता हूँ। मोनोसाइट्स, नाम तो सुने होइएगा। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और आपका हो गया एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स, ठीक है, ये 3 ही होता है मेनली। ये जब आप जांच करवाने जाइएगा तो WBC में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल सबका काउंट आपको डॉक्टर लिख के दे देगा। ठीक है, ये क्या करता है? इंगल्फ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये सब क्या करेगा बताइए? इनगल्फ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जो भी बीमारी करने वाला माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको पकड़ के ही खा जाएगा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर लेगा। क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। इंगल्फ को क्या बोलते हैं हम लोग? फैगोसाइटोसिस। समझ आ रहा है सभी लोगों को या नहीं आ रहा है? आना चाहिए समझ में। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ भारी चीज़ तो बता नहीं रहा। ठीक है, और भी WBC में एक चीज़ होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट, नाम तो सुना होगा, नाम सुने हैं ना? ये क्या करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जैसे मान लीजिए कुछ भी बॉडी में एंटीजन जाएगा, कोई भी बीमारी वाला चीज गया एंटीजन,
तो उसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी। ठीक है, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी, अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडीज। और ये फॉरेन बॉडीज ही क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन इसके अंदर घुसेगा, ये एंटीजन घुसा, जैसे कोरोना घुसा एंटीजन, तो उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनने लगता है और पकड़ के उसको मार देता है। और एंटीबॉडी उसको मार दिया मतलब आप जीत गए। और कई बार हार जाता है तो आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है आपका ब्लड, सबको पता है। हेमोग्लोबिन क्या होगा आपका? CO2 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, CO2 के साथ मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाएगा बताइए? ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। ठीक है, साउंड तो नहीं जा रहा है ना ज़्यादा? अगल बगल में गाना बज रहा है दुर्गा पूजा को लेकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लंग्स तक पहुंच गया। ठीक है, समझ आ गया? चलिए और भी कुछ कुछ फंक्शन है, जैसे पीएच मेंटेन होकर रहेगा। क्या है? रेगुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, हमारे बॉडी में पीएच को भी रेगुलेट करके कौन रखता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो भी यही करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फालतू चीज सब है। बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करने का किसका काम है? आपका ब्लड का काम है। ठीक है, ठीक है, आपका वाटर जो बैलेंस होगा वो भी ब्लड ही करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना? एक मिनट रुक जाइए। हाँ दिख रहा है बहुत अच्छे से, यहाँ का नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। वाटर बैलेंस आपका ब्लड करेगा। ठीक है, वाटर का लेवल कितना रहेगा, कितना बाहर आएगा, सब के बारे में आपको हम एक्सक्रीशन में बताएंगे कैसे वाटर बैलेंस होता है, जब नेफ्रॉन पढ़ाएंगे तब। तो वाटर बैलेंस में भी मदद क्या करेगा? आपका ब्लड ही करेगा। और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट कराने में ब्लड मदद करता है। 10वां फंक्शन लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। जो भी हार्मोन्स वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसको छाप लीजिए जल्दी से। ठीक है, और इसको हार्मोन को लेकर जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचा देगा, टारगेट ऑर्गन तक, जहां तक इसको पहुंचाना है वहां तक थ्रू ब्लड। ठीक है, इसको छाप लीजिए। छाप लिए थे इतना? चलिए छाप लिए। चलिए यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपको मजा आ जाएगा उस लेक्चर में। हार्ट का डायग्राम हम लोग एकदम इजी वे में ड्रॉ कर लेंगे, एकदम तुरंत ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा मैं आपको सिखा दूंगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिखाया वैसे ही हार्ट का सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।